What's up, guys? My name is C. Abhishek Bandari, and welcome to our channel GradKool. That's right, GradKul, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notification and videos, and like, comment, and share it with your friends as well. Chalo, I'll be teaching you direct taxes, that is Income Tax Act 1961. डायरेक्ट टैक्स काफी स्कोरिंग है, काफी इजी सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड इसकी कंडीशन है, कंडीशन यही है कि तुम लेक्चर में ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो एंड जैसे ही लेक्चर खत्म हो तुम उसका क्विक रिवीजन कर लो. तुमको अगर टैक्स में स्कोर करना है ना तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड टैक्स को डे टू डे बेसिस पे करना इंपॉर्टेंट है. तुम ऐसा सोचते हो कि नहीं आज मैंने लेक्चर अटेंड कर लिया, मैं अभी सीधा एग्जाम में इसको खोल के देखूंगा, तो बॉस तुम्हारा पास होना काफी मुश्किल है. अच्छे स्कोर से ऑब्वियसली तुम पास तो हो ही जाओगे, बट अच्छे स्कोर से पास होना काफी मुश्किल है. अगर तुमको अच्छे स्कोर से पास होना है तो तुमको रेगुलर बेसिस पे टैक्स करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई तुम्हारे वीडियोस काम कैसे करेंगे. तो तुमको यहाँ पर स्क्रीन पे देख क्या क्या दिखेगा. सबसे पहले तुमको दिखेगा नोट्स. ये जो नोट्स है ये तुमको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए है. तुमको लिंक में डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से तुमको खाली नोट्स डाउनलोड करने हैं. तुमको पीडीएफ फाइल चैप्टर वाइज मिलेगा, वो तुमको डाउनलोड करना है. ठीक है, इसके अलावा तुमको दिखेगा यहाँ पर एक्सेल शीट एक है, इसके अंदर मैं बनाऊंगा लास्ट डे रिवीजन नोट्स. लास्ट डे रिवीजन नोट्स मतलब एग्जाम में जाने से पहले तुमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखनी है वो तुमको यहाँ पे मिलती जाएगी. जैसे जैसे अपना लेक्चर होते जाएगा वैसे वैसे अपन ये शीट्स अपडेट करते जाएंगे. ऑल्सो अपन लेक्चर में जो भी सम सॉल्व करेंगे वो सारे तुमको यहाँ पे क्वेश्चन एंड उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे. सम सॉल्व करने के लिए जो टिपिकल फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो तुम इसको लिख के रखोगे सो दैट तुम इसको कभी भी रिवाइज कर सको. एंड तुमको एक विंडो और दिखेगा, ये विंडो अपना साइमल्टेनियस चलेगा whenever we are solving any sum. ठीक है, क्लियर है. चल without wasting any time we'll start with direct taxes. देख डायरेक्ट टैक्स आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार तुमको मैं इसका ये बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, इंडेक्स बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो काफी स्कोरिंग है, जो तुम छोड़ने का सोच भी नहीं सकते. तो इधर देख क्या है. सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन तुमको थियरी में आ सकता है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन तुमको थियरी में आ सकता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुम्हारे टैक्स का क्रक्स है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुमको अगर टैक्स के सम सॉल्व करना है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये चीज क्या है. ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशंस दिए रहेंगे, कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, यू शुड नो व्हाट ऑल दोज वर्ड्स मीन. ठीक है, इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस है एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है. अभी ये जो चैप्टर है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका एक सम एग्जाम में आता ही आता है एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इजी टॉपिक. इसको मार्क करके रखना, ये काफी इजी टॉपिक है और एग्जाम में 100% इस पे सम आएगा. ठीक है, इसके बाद आता है अपना पार्ट बी, दैट इज हेड्स ऑफ टोटल इनकम. इसमें है ना 5 हेड्स है तुमको. 5 हेड कौन कौन से है? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको अपन प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें से जो तुम्हारा कैपिटल गेन है वो इजी है, जो तुम्हारा अदर सोर्सेज है वो इजी है. कैपिटल गेन इजी है, अदर सोर्सेज इजी है, हाउस प्रॉपर्टी इजी है. ये 3 में सम्स आते हैं. इसके कॉन्सेप्ट्स काफी इजी है तुमको समझने के लिए, प्लस इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनकम फ्रॉम सैलरीज जनरली इट इज फॉर्मूला बेस्ड, लोगों को डिफिकल्ट पड़ता है, ये लोग छोड़ देते हैं ऑप्शन में. ठीक है, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इसके अंदर लॉजिक नहीं है, इसके अंदर सब कुछ प्री डिफाइंड है, काफी सारी लिमिट्स है जो तुमको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में. एंड लास्ट आता है तुम्हारा पीजीबीपी. पीजीबीपी आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन लोगों के लिए ये नाइटमेयर बन जाता है.
बिजनेस का सम सॉल्व करना मतलब उनके लिए एक हेडेक है, उनके लिए एक नाइटमेयर है। लेकिन अगर तुम इसके कॉन्सेप्ट समझ गए ना, दैट हाउ इट वर्क्स, तो पीजीवीपी बिकम्स योर वेरी इजी टॉपिक। इन एनी केस हेड्स ऑफ इनकम तुम्हारे टैक्स का 80% पोर्शन है, 70% आई कैन से 70% पोर्शन है जो तुम्हारे टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक भी तुम ऑप्शन में छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एंड लास्ट आता है तुमको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिडक्शन पे तुमको आइसोलेशन में कोई सम नहीं आएगा, लेकिन जब तुमको टोटल इनकम के सम आएंगे ना, वो टोटल इनकम के सम में तुमको डिडक्शन के प्रोविजन आएंगे। इजी है, ज्यादा डिडक्शंस तुमको है नहीं, अपन इसको एकदम इजी वे में याद करेंगे। चल, तो ये तुम्हारा इंडेक्स है, ये तुम्हारा पूरा टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली एज सच अगर मैं देखूं ना, तो ये सब्जेक्ट में इतना कुछ नहीं है कि तुम लोड ले सको, एक्सेप्ट फॉर सैलरी एंड पीजीबीपी। वो भी आई मेक श्योर कि अपन एकदम इजी वे में उसको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करें, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन। बहुत छोटा है, आज के लेक्चर में ये हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर में ही मैं इसको कवर अप कर लूंगा, मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो चल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन। इधर देख क्या बोला है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो के भाई टैक्सेस के टाइप्स कितने हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा इनकम टैक्स आ जाता है, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड एंड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ये सब आ जाता है। अपन जो पढ़ेंगे दैट विल बी इनकम टैक्स, ठीक है। अपन इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। जीएसटी तुमको नेक्स्ट सेम में आएगा, कस्टम्स ड्यूटी तुमको है ही नहीं। सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा वो अपन नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे। इस सेम में तुमको खाली इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट टैक्स है। अभी देख होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स मतलब द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम डायरेक्टली पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स मतलब द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम ही डायरेक्टली पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर मेरे को सैलरी मिल रही है ना, तो मैं मेरे बाजू वाले को ये नहीं बोल सकता कि भाई इनकम मेरे को मिल गया ना, उस इनकम पे टैक्स तू भर दे। नहीं, बाजू वाला क्या बोलेगा, बेनिफिट किसको है, तेरे को ना, तो टैक्स कौन भरेगा, तू, ठीक है। मैंने क्या बोला, बेनिफिट किसको मिल रहा है, तेरे को, तो टैक्स कौन भरेगा, तू, समझा। तो इस केस में क्या है, द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट he cannot recover it from somebody else, he cannot pass the incidence of tax to anybody else। ये important है, cannot recover it from anybody else, that is the burden of direct tax cannot be shifted। the burden, टैक्स का जो बर्डन है ना, वो एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जिसको बेनिफिट मिलेगा वो ही टैक्स पे करेगा। बेनिफिट किसको मिल रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, तुम्हारा इनकम पे नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्सेस तुम्हारा लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करेगा फाइनली, वो बंदा टैक्स बेयर करेगा। जो गुड्स एंड सर्विस फाइनली कंज्यूम करेगा वो बंदा टैक्स बेयर करेगा। फॉर इंस्टेंस, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर है, मैंने वो प्रोडक्ट होलसेलर को बेचा। होलसेलर क्या करेगा, या तो वो उसको यूज करेगा या आगे बेच देगा। अगर होलसेलर उसको यूज करता है तो बेनिफिट किसको, होलसेलर को, तो टैक्स कौन बेयर करेगा, होलसेलर। अगर होलसेलर उसको यूज नहीं करके आगे बेच देता है, मान ले उसने रिटेलर को बेच दिया, ठीक है, तो रिटेलर के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको यूज करे या आगे बेच दे। अगर रिटेलर उसको यूज करता है तो बेनिफिट किसको, रिटेलर को, तो टैक्स कौन बेयर करेगा, रिटेलर। अगर रिटेलर उसको यूज नहीं करके आगे एंड कंज्यूमर को बेच देगा, अब वो फाइनल कंज्यूमर है, मतलब उसने तो गुड्स कंज्यूम करने के लिए ही खरीदा है, उसने गुड्स यूज कर लिया, तो दैट एंड कंज्यूमर विल फाइनली बेयर द टैक्स।
समझ में आया? तो इस केस में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से एंड कंज्यूमर। तो जो टैक्स बर्डन है ना वो होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट होता गया। ठीक है, तो इस केस में इनडायरेक्ट टैक्सेस, द पर्सन पेइंग टैक्स passes on the incident to another person, ठीक है, एंड अल्टीमेटली टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द एंड कंज्यूमर। तुम्हारे पास नोट्स होंगे तो यहाँ पे लिख देना साइड में, अल्टीमेटली टैक्स इज टू बी बोर्न बाय एंड कंज्यूमर। गेला डोक्यात? ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल एक काम कर, इसको है ना फटाफट पढ़ ले, तो उसके बाद अपन अदर पॉइंटर्स देखते हैं। तुमको 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको फटाफट पढ़ लो, ठीक है। अगर तुम लेक्चर में ही पढ़ लोगे तो तुम्हारे ऊपर लास्ट मोमेंट में पढ़ने का जो बर्डन है ना वो बर्डन कम होगा। सो प्लीज मेक श्योर, मेक अ पॉइंट दैट तुम लेक्चर में ही जो भी मैं करवा रहा हूँ वो कवर अप कर लो। आई एम गिविंग इनफ टाइम, मैं वीडियो में काफी टाइम दे रहा हूँ सो दैट तुम अच्छे से उसको पढ़ो। डू नॉट वेस्ट दैट टाइम। जो हाईलाइट किया है तुम्हारे नोट्स में भी उसको हाईलाइट करके रखना। ये सब है ना, ये चैप्टर में से तुमको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, एंड पीछे जो फाइनल शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन आता है ना उसके अंदर तुमको क्वेश्चन आ सकता है। चल हो गया। चल विल स्टार्ट विद अदर पॉइंटर्स। देख अदर पॉइंटर्स क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट, द रीजन फॉर लेवाई ऑफ टैक्सेस is that they constitute the basic source of revenue to the government for meeting the expenses। कौन से एक्सपेंसेस? तुम्हारे डिफेंस हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो भी गवर्नमेंट बनाती है ना, ये तुम्हारे जो टैक्सेस तुम पे करते हो ना उस रेवेन्यू से बनाती है। तो टैक्स कलेक्ट करने का बेसिक आइडिया क्या है गवर्नमेंट का, कि भाई तुमसे मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा और बदले में वो टैक्स को इस तरह से यूज करूंगा कि तुमको कोई फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, क्लियर है? फैसिलिटीज कौन सी है? तुम्हारी डिफेंस हो जाती है, डिफेंस के लिए सरकार पैसा देती है, हॉस्पिटल्स के लिए सरकार पैसा देती है, स्कूल्स वगैरह बनाने के लिए सरकार पैसा देती है, ब्रिजेस फ्लाईओवर्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सब बनाने के लिए सरकार पैसे देती है। ठीक है, तो ये पैसा कहां से आता है? ये तुम्हारा टैक्स मनी है। नेक्स्ट, the power to levy and collect tax is with the central government and state government। टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, एज द केस में बी। इनके अलावा कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तुम प्राइवेट एंटिटी हो, तुम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। यू शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो पावर टू लीवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस किसके पास है? सीजी एंड एसजी। यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लेवल पे नहीं है तो डोंट गेट इनटू इट। नेक्स्ट, लीवाई ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टैक्स लीवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जो पीवाई है ना इसको कैंसिल करके प्रीवियस ईयर लिखना।
ब्रैकेट में पीवाई रहने देना, उसके बाहर जो पीवाई है ना उसको कैंसिल करके प्रीवियस ईयर लिखना। देख इनकम टैक्स होता क्या है, तुम इस साल में, तुम एक साल में जो भी इनकम कमाते हो ना, उस इनकम पे नेक्स्ट ईयर तुम्हारे टैक्स लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपना फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है या फिर फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक में तुमने जो भी इनकम कमाई ना, उस इनकम पे तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 बट बिफोर 30th सितंबर और 31 जुलाई 2020 एज द केस में भी। तुमको एग्जाम में नहीं आएगा ये, मैं बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देख क्या है, तुमने है ना प्रीवियस ईयर 2019-20 में जो भी इनकम कमाई, मान ले 1 लाख, इस 1 लाख पे तो टैक्स नहीं लगता, 10 लाख, इस इनकम पे तुम नेक्स्ट ईयर दैट इज उसको अपन असेसमेंट ईयर 2020-21 बोलेंगे, इस इनकम पे तुम यहाँ पे टैक्स भरोगे। चल असेसमेंट पे बाद में जाते हैं, प्रीवियस ईयर 2021 में तुम इस पे टैक्स पे करोगे। फॉर एग्जांपल तुम 2019-20 में तुमने अगर 10 लाख कमाया तो तुम उसका टैक्स 2021 में पे करोगे। उस 10 लाख पे जो भी टैक्स बनता है तुम कब पे करोगे, 2021 में। दैट इज बिटवीन 1/4/2020 एंड 31 जुलाई 2020 और 30th सितंबर 2020 एज द केस में भी। मतलब अगर तुम इंडिविजुअल हो, ठीक है, और तुम्हारा टैक्स ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई आ जाएगा, अगर तुम कंपनी हो तो 30th सितंबर आ जाएगा, अगर टैक्स ऑडिट है तो 30th सितंबर आ जाएगा। ये तुमको एग्जाम में नहीं आएगा, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए तुमको बता रहा हूं। अगर इसको ध्यान में नहीं रखना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम कमा रहे हो ना, उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लगता है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तुमने 2019-20 में अगर 10 लाख कमाए तो उस 10 लाख पे टैक्स कब लगेगा, 2021 में। ठीक है, क्लियर है? चल आगे देखते हैं। Levy of income tax. Income tax is the tax levied on total income of the previous year of every person. ठीक है, पर्सन क्या होता है इसका डेफिनेशन अपन थोड़ी देर में देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्या होता है ये अपन थोड़ी देर में आगे देखेंगे। असेसमेंट ईयर वगैरह क्या होता है ये भी अपन थोड़ी देर में आगे देखेंगे। ठीक है, देख ये जो है ना इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट टोटल इनकम। एनटीआई कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स है, वो स्टेप्स क्या है वो तुमको याद रखने जरूरी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना। सर एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, तो फिर सर हम क्यों इसको याद रखें? इस स्टेप्स के बेसिस पे तुम तुम्हारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जो भी सम है ना वो सम सॉल्व करोगे। तुमको जब टोटल इनकम का सम आएगा ना, जब तुमको टोटल इनकम का सम आएगा, एग्जाम में मोस्टली टोटल इनकम के सम आते हैं, तो वो टोटल इनकम के सम सॉल्व करने के लिए तुमको ये स्टेप्स याद रखने जरूरी है। तो सर हम टोटल इनकम के चैप्टर में क्यों नहीं कर रहे? हम टोटल इनकम के चैप्टर में भी करेंगे, बट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट आई वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन राइट नाउ एंड ऑल्सो व्हेन इट विल बी कमिंग इन टोटल इनकम। ठीक है, ताकि तुम जितनी बार करो उतनी बार तुमको याद हो जाए। तो चल स्टेप्स टू सॉल्व एंड कंप्यूट नेट टोटल इनकम क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला स्टेप क्या है, तुमको क्या आइडेंटिफाई करना है? जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पेयर का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, व्हाटएवर इट इज। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे तुम आगे ये डिटरमाइन करोगे कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी एंड कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। रेसिडेंशियल स्टेटस तुम्हारा सेकेंड चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म होते ही हम वो ही चैप्टर करेंगे, दैट हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है टैक्स पेयर का। नेक्स्ट, एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम। एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम, जब तुम टोटल इनकम कंप्यूट करोगे ना तो इसके अंदर से एग्जेम्प्ट इनकम है ना वो तुमको एक्सक्लूड करनी है। देख
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट इनकम एंड डिडक्शन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम है ना, वो तुम्हारी टोटल इनकम में ऐड होगी ही नहीं, और डिडक्शन है ना, वो तुम्हारे टोटल इनकम का पार्ट है, उस इनकम में से माइनस होगा। एग्जाम्पल देख क्या है, देख इसका एग्जाम्पल देख। डिडक्शन क्या बोलता है एंड एग्जेम्पशन क्या बोलता है? अभी अगर तुम्हारी टोटल इनकम 10 लाख है, ठीक है, ये होगी तुम्हारी टोटल इनकम, ठीक है, तुमको डिडक्शन अवेलेबल है, इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम है, इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम है मान ले 2 लाख, ठीक है, डिडक्शन है 1,50,000, ठीक है। तो तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है? तुमको क्वेश्चन में यही बोला है कि कैलकुलेट द टोटल इनकम। तो तुम टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 lakhs माइनस 2 lakhs, ठीक है, मेरी इनकम कितनी हो गई? टैक्सेबल इनकम 8 lakhs, उस टैक्सेबल इनकम में से मैं 1,50,000 माइनस करूंगा। मैंने क्या किया, जो मेरा एग्जेम्प्ट इनकम है, आई हैव एक्सक्लूडेड दैट एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम माय टोटल इनकम। डिडक्शन मैंने क्या किया? डिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ इनकम। डिडक्शन क्या है? वो मेरा एक पार्ट ऑफ इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? पूरी इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है। समझ में आया? तो एक काम कर, यहां पे लिख लेते हैं डेफिनेशन इसका, एग्जाम में आएगा नहीं बट यू शुड नो व्हाट इट इज। डिडक्शन क्या है? पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल। डिडक्शन क्या है? पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल। और एग्जेम्पशन क्या है? एंटायर इनकम इज नॉट टैक्सेबल। समझ में आ गया? इधर पार्ट ऑफ इनकम स्लैश एक्सपेंसेस। एक काम कर, इसको फटाफट लिख ले, उसके बाद अपन आगे के स्टेप्स देखते हैं। एक काम कर, पहले इसको लिख ले। ये जो एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम है ना, इफ यू वांट यू कैन राइट इट देयर इटसेल्फ। अगर तुमको अलग से बुक बनानी है टैक्स के लिए तो वेरी गुड, तुम वो अलग से नोट्स बनाओ और उसमें अपडेट करते जाओ, ठीक है। एक बार इसको अपडेट कर ले फटाफट, तो फिर इसके बाद अपन आगे देखते क्या है। ये लिख ले एक बार फटाफट। चल डन। देख, अगर तुम्हारे कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा लिख के नहीं हुआ या अपडेट करके नहीं हुआ एंड मैंने वीडियो आगे कंटिन्यू किया, तो तुम्हारे पास पूरी लिबर्टी है, तुम वीडियो को एनी टाइम पॉज कर सकते हो एंड अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो।
जरूरी नहीं है सबकी पेस सेम हो, कुछ लोग फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, बट वीडियो लेक्चर्स का, ऑनलाइन लेक्चर्स का यही बेनिफिट है दैट यू कैन पॉज द वीडियो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड रिवाइज इट फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो अगर तुम्हारा लिख के नहीं भी हुआ तो यू नीड नॉट वरी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट, मीनवाइल आई विल कंटिन्यू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्या था? नेक्स्ट स्टेप वाज क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारी जो इनकम जनरेट हुई है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। 5 हेड्स ऑफ इनकम है अपने पास, सैलरी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस। तो तुमको क्वेश्चन में अगर इनकम दिख रही है ना, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। सॉरी, एक बार तुमने वो आइडेंटिफाई कर लिया ना, उसके बाद तुमको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। ठीक है, तुमको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर वो रेसिडेंट है तो आगे कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, एग्जेम्प्ट इनकम जो भी है तुमको आइडेंटिफाई करनी है और उसको हटा देनी है, उसको इग्नोर करना है। थर्ड स्टेप क्या है, जो रिमेनिंग इनकम है तुमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो जो रिमेनिंग इनकम है वो कौन से हेड में जाएगी, कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, एक बार तुमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हर हेड की इनकम तुमको कैलकुलेट करनी है। एक बार तुमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद तुमको क्या करना है, हर हेड की इनकम कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ स्टेप क्या है तुम्हारा, कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। तुमने जो भी इनकम तुमने कैलकुलेट करी है ना, उसका टोटल निकालना है, दैट विल बी नोन एज जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई में से तुमको डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A माइनस करना है और उसके बाद तुमको जो भी मिलेगा दैट विल बी योर एनटीआई, दैट इज नेट टोटल इनकम। समझ में आ गया? ठीक है, अभी देख ये काम कैसे करेगा, मैं तुमको एक लेमन फॉर्मेट दे देता हूं, तुमको कॉपी करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई जरूरी नहीं है। इन एनी केस अपन जब भी टोटल इनकम का सम सॉल्व करेंगे तो उसमें वो फॉर्मेट बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, अभी देख इधर बोला क्या है, देख सबसे पहले आइडेंटिफाई रेसिडेंशियल स्टेटस। मान ले मिस्टर ए इज अ रेसिडेंट, अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुमको क्या बोला है, एक्सक्लूड टोटल इनकम। क्वेश्चन में से जो भी टोटल इनकम है वो सबके आगे क्रॉस मार्क कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या बोला है, आइडेंटिफाई इन विच हेड सच इनकम विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अपन ने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में साइड में लिख देंगे, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, अदर सोर्स है या कैपिटल गेन है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। तो सबसे पहले अपन इनकम फ्रॉम सैलरीज में करेंगे। ठीक है, सैलरीज की इनकम निकाल लेंगे। उसके बाद अपन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लेंगे। उसके बाद अपन कैपिटल गेन्स की इनकम निकाल लेंगे। फिर अपन अदर बिजनेस की इनकम निकाल लेंगे और लास्ट में अपन अदर सोर्सेज की इनकम निकाल लेंगे। ये सब इनकम जो तुमने निकाली ना, इसका तुम करोगे ग्रैंड टोटल। इसका तुम क्या करोगे, ग्रैंड टोटल। इसको तुम बोलोगे जीटीआई, इसको तुम क्या बोलोगे, जीटीआई। ये हो गया तुम्हारा जीटीआई। जीटीआई इज व्हाट, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स अंडर ईच हेड। इसके बाद तुम क्या करोगे, लेस डिडक्शंस, तुम डिडक्शन माइनस करोगे और उसके बाद तुमको जो भी मिलेगा दैट विल बी योर नेट टोटल इनकम, एनटीआई। इसको कॉपी करने का कोई सेंस नहीं बनता, एज सच ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये लेमन फॉर्मेट है, मैंने खाली एक्सप्लेन करने के लिए समझाया कि भाई एनटीआई कैलकुलेट कैसे होता है, ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, देख वापस अपने सारे स्टेप्स देख लेते हैं, अपन को स्टेप्स में क्या बोला है, सारे स्टेप्स देख लेते हैं। देख स्टेप 1 क्या है तुम्हारा, कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि भैया वो रेसिडेंट है। ठीक है,
स्टेप 2 क्या बोला है, एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम। क्वेश्चन में अपने को लिस्ट मिली रहेगी, एग्जेम्प्ट इनकम आइडेंटिफाई करेंगे और आगे क्रॉस मार्क कर देंगे। स्टेप 3 क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। जितनी भी रिमेनिंग इनकम है सबके आगे अपन लिख देंगे कि वो कौन से हेड में जाएगा। स्टेप 4 क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। मैंने सैलरी की इनकम कैलकुलेट कर ली, हाउस प्रॉपर्टी की कर ली, कैपिटल गेन्स की कर ली, बिजनेस की कर ली, मैंने अदर सोर्सेज की इनकम कैलकुलेट कर ली। स्टेप 5 क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल ऑफ ऑल द इनकम फ्रॉम ईच हेड्स। ठीक है, तो इन सब का टोटल जो भी मिला मुझे वो हो गया मेरा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं डिडक्शंस माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, वो माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, नेट टोटल इनकम। समझ में आ गया? ठीक है, इसको फॉर्मेट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको कॉपी करना भी है तो आई एम नॉट गिविंग यू टाइम, वीडियो को पॉज करना और साइड में लिख के रख लेना एज इट इज। ये तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है, इट्स जस्ट अ लेमैन फॉर्मेट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुमको अगर कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। देख इधर भी यही दिया है, पांचों हेड का टोटल। ये मेरे को जीटीआई मिल गया, जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस कर दिए, मुझे एनटीआई मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया को इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। Thus, the act is applicable to person residing in India as well as income earned and accrued in India. जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, रेसिडेंट है, उनको तो एक्ट एप्लीकेबल होगा ही। जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, जो इंडिया का रेसिडेंट है, उनको तो एक्ट एप्लीकेबल होगा ही। उसके अलावा अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसको इंडिया में इनकम अर्न हुआ या अक्रू हुआ, उनको भी टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? इनकम टैक्स एक्ट अगर तू रेसिडेंट है तो तेरे को एप्लीकेबल है, लेकिन अगर तू नॉन रेसिडेंट है और तुझे इंडिया में कोई इनकम मिल रहा है ना, तो तुझे भी वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर हो क्या? इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट as well as non-resident who is earning or accruing any income in India। समझ में आया? ठीक है, चल एक काम कर, अदर पॉइंटर्स तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, तुमको 5 मिनट देता हूं, फटाफट अदर पॉइंटर्स को पढ़ ले एक बार। ठीक है, जल्दी पढ़ ले, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है।
चल डन, आगे देखते हैं। अदर पॉइंटर्स में अपन ने देख लिया, इंपॉर्टेंट एक है तुम्हारा इसके अंदर, दैट इज स्टेप्स टू कंप्यूट द नेट टोटल इनकम। ठीक है, इसके बाद वी स्टार्ट विद डेफिनेशंस। अभी देख डेफिनेशंस क्या बोलते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन इज असेसी। असेसी कौन होता है? असेसी मतलब तुम्हारा टैक्स पेयर, वो बंदा जो टैक्स पे कर रहा है, जिसकी इनकम अपन कंप्यूट करते हैं और जो टैक्स पे करता है। ठीक है, देख असेसी कौन है? अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act. It includes, असेसी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? Every person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of his income or income of any other person or the loss sustained or any refund due. देख असेसी मतलब कौन? वो बंदा जो टैक्स पे करता है। टैक्स पे करने के अलावा असेसी की डेफिनेशन में और क्या क्या आएगा? वो बंदा जिसके ऊपर असेसमेंट चालू है विथ रिस्पेक्ट टू उसकी इनकम या उसका कोई लॉस, ठीक है, या फिर उसका कोई रिफंड ड्यू, मतलब पहले असेसमेंट हो चुका है अभी कोई रिफंड ड्यू है उस बंदे को, तो वो बंदा भी असेसी की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी। डीम्ड असेसी तुम्हारे डेफिनेशन में नहीं है, तुमको समझने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर तुमको नॉलेज चाहिए तो लेट मी टेल यू डीम्ड असेसी मतलब क्या। डीम्ड असेसी मतलब असेसी नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हम मान लेंगे कि तुम असेसी हो और तुमसे टैक्स भरवाएंगे। कि भाई ये तो दादागिरी है, ऐसे कैसे? दादागिरी नहीं है, इसका एक बेसिक एग्जांपल है एजेंट। देख मैं नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, मेरा गांव लंदन में, मैं लंदन में रहता है, गांव में रहता है मेरे। अब इंडिया में मेरे को कोई इनकम जनरेट हुआ, तो जस्ट बिकॉज मेरे को इंडिया में इनकम जनरेट हुआ और मेरे को टैक्स पे करना है, मैं इंडिया में आएगा ऑल टुगेदर खर्चा करके और टैक्स पे करेगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करता है, इंडिया में है ना मेरा एक फ्रेंड रहता है, काफी क्लोज फ्रेंड है, तो मैं उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑथोराइज करता है मेरा। ठीक है, मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देता है और मैं उसको मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑथोराइज करेगा। मैं उसको क्या बोलता है कि तू मेरे बिहाफ पे टैक्स पे कर। ठीक है, तो अब टैक्स किसके जेब से जा रहा है? मेरे जेब से। तो असेसी कौन होना चाहिए था? मैं। लेकिन मेरे बदले कौन टैक्स पे कर रहा है? मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट लीगल रिप्रेजेंटेटिव who is in India paying tax on behalf of any person who resides out of India shall be treated as deemed assessee. समझ में आया? तो इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस के लिए हम मान लेंगे कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही असेसी है और जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी वो सब उसके ऊपर होगी, एक्सेप्ट जेल जाना। प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता उसके ऊपर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे प्रोसिक्यूशन, डीम्ड असेसी जो होता है ना उस पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। ये सही है, कांड मैं करूं और जेल कोई और जाए, भाई ऐसा नहीं होता। हाँ, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब उसके ऊपर लगा सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर रिकवरेबल। वो मेरे बिहाफ पे कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? वो मुझसे लीगली रिकवर कर सकता है। अब मेरे बिहाफ पे जेल जाएगा तो मुझसे लीगली रिकवर कर सकता है क्या? नहीं। देयरफॉर उस पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो डीम्ड असेसी क्या होता है तुमको मालूम पड़ा? डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट मतलब क्या? कि भाई तुमने कुछ, इनकम टैक्स वालों ने कुछ मांगा था, ऑफिसर ने कुछ मांगा था, तुमने नहीं दिया, उन्होंने बार बार मांगने पे भी तुमने वो विश पूरी नहीं की, तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलता है? तुमको असेसी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो असेसी का डेफिनेशन, असेसी इन लेमन टर्म कौन होता है? द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर दिस एक्ट और एनी अदर सम पेएबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज असेसी और दोज पर्सन ऑन whom an assessment is going on with respect to its income, the losses sustained or income of any other person that has been clubbed or any refund due। ठीक है, तो वो बंदा भी असेसी के डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके अलावा डीम्ड असेसी है, वो भी असेसी की डेफिनेशन में आ जाता है। डीम्ड असेसी मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। एंड लास्ट आता है असेसी इन डिफॉल्ट और डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये सारे तुम्हारे असेसी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको जल्दी से
पढ़ लो। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, तुमको टाइम मिल रहा है पढ़ने का तो लेक्चर में ही पढ़ लेना, सो दैट तुमको बाद में त्रास नहीं। नॉर्मली तुम्हारे लेक्चर्स 1 घंटे के ही होते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाते, तो विल हैव टू एंड इट इन लाइक 50 मिनट्स और 55 मिनट्स। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, तो वो 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट का भी वीडियो चला जाता है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज तुम्हारे जितने भी वीडियोज होंगे वो सारे के सारे 1 घंटे के ही होंगे। डन। नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट इन लेमन लैंग्वेज मतलब क्या? असेसमेंट मतलब चेक करना, वेरीफाई करना कि भाई तुमने जो भी किया, कांड किया है वो सही है कि गलत है। प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में तुमने जो भी अगर किया ना, ठीक है, उसका असेसमेंट होता है, उसका चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, स्क्रूटिनी होता है, ठीक है। उसके बाद ही आगे तुम्हारा साल बढ़ता है। अभी देख, जस्ट बिकॉज तुमने रिटर्न फाइल कर दिया इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टेंशन फ्री नहीं। रिटर्न फाइल होएगा ना, उसके बाद वो स्क्रूटिनी के लिए जाता है, स्क्रूटिनी के लिए गया ना, फिर उसके बाद उसका असेसमेंट होता है, तुमने जो इनकम बताई है वो सही है कि नहीं, तुमने जो एक्सपेंस बताया वो ज्यादा तो नहीं बताया, तुमने डिडक्शन लिया है वो ज्यादा तो नहीं लिया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखो असेसमेंट क्या है। In layman language, assessment means a procedure by which income of an assessee is determined by assessing officer. Assessment क्या है? A procedure by which the income of an assessee is determined by an assessing officer. तुम जो इनकम तुम्हारी मर्जी से बताकर उस पर टैक्स पे कर दोगे और वो ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भैया तुम गलत हो, ठीक है। तुमने इनकम बताई अपने हिसाब से, रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर चेक करता है,
वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से उसने जो भी कैलकुलेट किया ना वो उसके ऊपर टैक्स लगा के तुमको आगे दे देगा। अब अगर तुमको लगता है कि ए वो गलत है तो तुम आगे फाइट करो, तुमको लगता है ए वो सही है तो उसके हिसाब से जो भी डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट है वो पे कर दो, ठीक है। इट मे बी बाय वे ऑफ अ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट, ठीक है। जो भी है इन एनी केस तुमको घुसने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल असेसमेंट मतलब जो तुम्हारा रेगुलर असेसमेंट होता है हर साल जो होता है, रीअसेसमेंट मतलब रीओपनिंग होती है, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स के असेसमेंट है वो करंट ईयर में हो रहे हैं। गेला डोक्यात, ठीक है। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट मतलब अ प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड बाय एओ। इट मे बी नॉर्मल असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन का डेफिनेशन। पर्सन कौन कौन होता है? पर्सन इंक्लूड्स एवरीबडी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, तुम्हारा कंपनी, फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, जो भी है तुम्हारा, एओपी, बीओआई, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे के सारे तुम्हारे पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। अभी इधर देख, इंडिविजुअल इंक्लूड्स, ये जो है ना ये याद रखना, माइनर और पर्सन विथ अनसाउंड माइंड एज वेल, ये पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। इंडिविजुअल इंक्लूड्स माइनर और पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी। कंपनी क्यों होती है भाई? कंपनी है ना, देख तुम्हारे गवर्नमेंट कंपनी होती है, नॉन क्या बोलते हैं इसको, नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है, बैंकिंग कंपनीज होती है, फिर फॉरेन कंपनीज होती है तुम्हारी, एनजीओज होते हैं, ये सब तुम्हारे कंपनी की डेफिनेशन में आता है। देख कंपनी क्या बोलता है, इंडियन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी असेस्ड एज कंपनी इन एनी एवाई, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1970, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी whether or not incorporated which is declared as company by general or specific order of the CBDT। देख कंपनी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी आएगा, फॉरेन कंपनी आएगा, एनी कंपनी विच इज असेस्ड एज कंपनी, एनी बॉडी विच इज असेस्ड एज कंपनी, वो तुम्हारी कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। एनी बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड एज कंपनी बाय द बोर्ड, वो भी तुम्हारी कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। डोमेस्टिक कंपनी आ जाता है, इंडियन कंपनी आ गया, मतलब गवर्नमेंट कंपनी वगैरह सब आ गए, ठीक है। तो ये तुम्हारी कंपनी का डेफिनेशन है। सीबीडीटी क्या है? तो यहाँ पे लिख लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चल एक काम कर, आगे इनकम काफी बड़ा है, इनकम स्टार्ट करने से पहले ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो एक बार देख ले, असेसमेंट, पर्सन एंड कंपनी, ठीक है। 2 मिनट देता हूं, इसको फटाफट देख ले।
चल डन। नेक्स्ट आते हैं अपन इनकम के डेफिनेशन में। भाई इनकम का जो स्कोप है ना वो काफी वाइड है। मैंने सारे नहीं लिए, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इनकम दी है, मैंने वो सब नहीं ली है, ठीक है। कुछ कुछ इनकम मैंने ऐसी ली है, देख ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये डेफिनेटली एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया, गलती से आ गया, तो जो जो मैं हाईलाइट करके रखूंगा ना उतने पॉइंट्स तो तुम इसमें से याद कर ही लेना, ठीक है। ऊपर के जो चार अपन ने देखे ना, असेसी, असेसमेंट, पर्सन, कंपनी, और बाद में आगे अपन जो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब देखेंगे ना, ये एग्जाम में ये लोग एक एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं। इनकम पूछना मुश्किल है, बट इन एनी केस यू शुड नो कि इनकम क्या होती है। क्यों? क्योंकि उसी पे अपना टैक्स लगता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लेना, जो जो याद करना है वो मैं हाईलाइट कर लूंगा, वो तुम ध्यान रख लेना, ठीक है। देख, the following items of receipts are specifically included in the income. सबसे पहला क्या है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट, डिविडेंड तुम्हारी इनकम की डेफिनेशन में आ जाता है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय एनी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है तो वो उसकी इनकम में चला जाता है। नेक्स्ट, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये तुम्हारी इनकम की डेफिनेशन में आता है। स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट्स अदर देन परक्यूजिट्स टू द assessee to meet the expenses wholly necessarily and exclusively for the performance of the duties। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी है और उस ड्यूटी के लिए अगर उसको कोई स्पेशल अलाउंस मिलता है या कोई बेनिफिट मिलता है अदर देन परक्यूजिट्स, तो वो भी उसकी इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, एनी अलाउंस टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, any allowance granted to an assessee to meet his personal expenses, तो वो भी तुम्हारे इनकम के डेफिनेशन में आ जाता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इन मनी और नॉट, अगर एसएससी को कोई भी परक्यूजिट मिल रही है, कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहा है, तो वो भी मेरे इनकम के डेफिनेशन में आ जाता है। एनी बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अभी देख इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सर आपने दो बार दे दिया है, नहीं, दो बार नहीं दिया है। देख पढ़, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। obtained from a company either by a director, person who has substantial interest in the company, or by a relative, ठीक है, director or such person, any sum payable by such company in respect of any obligation which but for such payment have been payable by the director or any aforesaid person। इसके अंदर जो बात किया ना, एनी बेनिफिट परक्यूजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, ये है ना किसी कंपनी से या कंपनी के कोई डायरेक्टर से या कोई पार्टनर से मिलता है ना, उसके बारे में बात किया है, ठीक है। नीचे जो तुमको बोला है ना, ये तुम्हें कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव असेसी है उसको अगर कुछ मिलता है या किसी बेनिफिशियरी के थ्रू मिलता है ना, उसके बारे में बात किया, ठीक है। तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, इन एनी केस एग्जाम में कहीं पे भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, डीम्ड प्रॉफिट्स, कोई डीम्ड प्रॉफिट्स है तो वो तुम्हारी इनकम में आ जाएगा। कैपिटल गेन्स तुम्हारी इनकम में आ जाता है। इंश्योरेंस बिजनेस से अगर तुमको कोई प्रॉफिट होता है तो वो तुम्हारी इनकम में आ जाता है। बैंकिंग बिजनेस से अगर तुमको कोई प्रॉफिट होता है तो वो तुम्हारी इनकम में आ जाता है। लॉटरीज, बेटिंग्स, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, इससे अगर हॉर्स रेसिंग वगैरह हो गई, इनसे अगर तुमको कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी तुम्हारी इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ, प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर एनुएशन फंड हो गया, ईएसआईसी हो गया, या फिर एनी अदर फंड हो गया, अगर वो फंड में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया एंड उसके रिटायरमेंट पे उसको अगर उस फंड से वापस कुछ पैसा मिलता है तो वो भी इनकम की डेफिनेशन में जाएगा, ठीक है। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ बोनस, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय की फैमिली को कोई भी पैसा मिलता है तो वो भी इनकम की डेफिनेशन में जाता है। नेक्स्ट, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। टू कैरी एनी एक्ट और नॉट टू डू एनी एक्ट, अगर उसके लिए तुमको कोई पैसा मिलता है तो वो भी तुम्हारी इनकम के डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एफएमवी ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की एफएमवी है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो भी तुम्हारी इनकम में आ जाएगी। कब आएगी? व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू और यू आर ट्रीटिंग इट एज अ कैपिटल एसेट। नेक्स्ट, एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द इशू ऑफ शेयर्स दैट एक्सीड्स एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस, अगर इशू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू
तो जो भी तुम्हारा डिफरेंस है वो डिफरेंस तुम्हारा इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके बाद मनी रिसीव्ड एज एडवांस विच हैज बीन फोरफिटेड, अगर तुम्हारे कोई कैपिटल एसेट है, वो कैपिटल एसेट के लिए तुमको अगर कोई एडवांस मनी मिलता है एंड लेटर ऑन अगर वो कैपिटल एसेट सेल नहीं हो सकता है एंड अगर तुम एडवांस मनी फोरफिट कर देते हो तो वो एडवांस मनी भी तुम्हारा इनकम के डेफिनेशन में आएगा। एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो ये भी तुम्हारी इनकम में आ जाता है। एनी कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेरी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, खत्म होने के टाइम पे अगर मुझे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है तो वो भी मेरी इनकम के डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट सब्सिडी और ग्रांट और एनी कैश इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, वो भी मेरी इनकम के डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो एक काम कर फटाफट, तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको इनकम का डेफिनेशन दिख रहा है, पूरा एक साथ नहीं बताऊंगा तो मैं पार्ट टू पार्ट बता रहा हूं तुमको, मैं टाइम देता हूं, इसको फटाफट खाली रीड कर लेना, जो हाईलाइट किया हुआ है उस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अगर एग्जाम में इनकम का डेफिनेशन पूछ लिया तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू राइट दो स्टफ्स। ठीक है। चल तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको फटाफट एक बार पढ़ ले, रट्टा नहीं मारना है, याद करने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार गो थ्रू करना है, तो जल्दी करना। चल नीचे के देख ले, के तक का तुम्हारा ओपन था, आर तक एक बार देख ले। ये हो गया। इसके बाद 5 मिनट का लेक्चर और है, फिर अपन वाइंड अप कर देंगे, तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो इसको फटाफट देखना।
चल नेक्स्ट देख ले, एस टी यू और वी तक पूरा एक बार कंप्लीट कर ले। इधर देख, इधर एक पॉइंट है वो अपना रह गया, ये पॉइंट देख ले क्या बोलता है। सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट which has been taken into account for determination of the actual cost of any depreciable asset shall not be included in the definition of income। मतलब क्या है, अगर तुमको कोई फिक्स्ड एसेट है, वो एसेट रिलेटेड कोई ग्रांट मिलता है या सब्सिडी मिलती है, एंड अगर तुम उसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हो, तो सच ग्रांट और सब्सिडी विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर इनकम। उसका तुम इफेक्ट है ना पी एंड एल क्रेडिट साइड में नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसको एसेट की जो डेबिट बैलेंस है उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक ये पॉइंट अपना रह गया था, वो भी अपन ने देख लिया। तो ये एस टी यू वी एक बार फटाफट देख ले, फिर आगे अपन चालू करते हैं। चल नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना इंडिया का। ठीक है, अभी देखा अपन ने ऊपर देखा था दैट इनकम अर्न्ड और अक्रूड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इंडिया क्या है भाई? इंडिया अपना नेशन है? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में ना इंडिया को डिफाइन किया हुआ है। जो लैंड है ना, सिर्फ उतना ही इंडिया नहीं है, उस लैंड से रिलेटेड कुछ टेरिटोरियल वाटर्स है, वो वाटर भी इंडिया के डेफिनेशन में आता है। लैंड प्लस वाटर के ऊपर जितना भी एरियल स्पेस है वो भी इंडिया के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो देख इंडिया के डेफिनेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज जो भी अपना लैंड है। ठीक है, उसके बाद टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड्स एंड सबसॉइल हो गया, अंडरलाइंग सच वाटर्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हो गए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। तो ये तुम्हारी इंडिया की डेफिनेशन है। लैंड, लैंड से रिलेटेड उसके नीचे अगर कोई पानी है तो वो, साइड में आसपास अगर पानी है इंडिया के तो वो पानी, लैंड प्लस पानी के ऊपर जितना भी एयर स्पेस है वो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा इंडिया के डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा स्पेशल अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, कॉन्टिनेंटल शेल्स हो गए, सी बेड्स हो गए, ये सब भी तुम्हारी इंडिया के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अपना फॉर योर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तुम अभी जो एग्जाम दोगे ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा प्रीवियस ईयर इज फिक्स्ड डिटरमाइंड, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20 starting from 1st April 2019 ending on 31st March 2020। समझ में आया? तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। प्रीवियस ईयर क्या होता है? दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच अ टैक्स पेयर और द असेसी अर्न्स द इनकम।
financial year immediately preceding the assessment year as mentioned below the income earned during the previous year. तुम्हारा previous year क्या है? income earned during the previous year, that is 1st April 2019 to 31st March 2020, it will be taxable in the assessment year. समझ में आया? प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20, 1st अप्रैल 2019 से लेकर 31st मार्च 2020. तो 1st अप्रैल 2019 से लेकर 31st मार्च 2020 में जो भी तुम इनकम अर्न करोगे, that income will be taxable in the next financial year, which is also called current year's assessment year. ठीक है, इधर देख, नहीं समझ में आया तो नीचे देखो. असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर तुम्हारा क्या है? फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर विल बी 2021. अभी इधर देख, बहुत सिंपल है, जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है उसके बाद वाला साल तुम्हारा असेसमेंट ईयर होगा. इधर देख, प्रीवियस ईयर, उसका उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिसमें असेसमेंट होता है, वो साल जिसमें असेसमेंट होता है. असेसमेंट क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ द इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम बाय एओ. तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर 2019-20 में कोई इनकम अर्न की, तो उस इनकम को असेसिंग ऑफिसर असेस कब करेगा? 2020-21 में. इसीलिए इसको अपन बोलते हैं असेसमेंट ईयर या फिर असेसमेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर. समझ में आया? लाइकवाइज अगर 2020-21 है तो इधर क्या हो जाएगा? 21-22. इधर अगर तुम्हारा 21-22 है तो इधर क्या हो जाएगा? 22-23. इधर अगर तुम्हारा 22-23 है तो इधर क्या हो जाएगा? 23-24 एंड सो ऑन. तो तुम्हारा जो भी प्रीवियस ईयर में तुम इनकम कमाते हो, उस प्रीवियस ईयर का इनकम तुम्हारा असेसमेंट ईयर में असेसमेंट होगा. तुमने 1920 में इनकम कमाई, एओ उसको असेस कब करेगा? 2021 में. तुम 2021 में कमा रहे हो तो 21-22 तुम्हारा असेसमेंट ईयर होगा. 21-22 कमा रहे हो तो 22-23 तुम्हारा असेसमेंट ईयर होगा. 22-23 में अगर कमा रहे हो तो 23-24 तुम्हारा असेसमेंट होगा एंड सो ऑन. तो बेसिकली तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर देख क्या है? असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months. द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज द प्रीवियस ईयर. जिस साल में इनकम कमाओगे उसको अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं. एंड such income is taxable in the immediately following year which is the assessment year. ठीक है, इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 2019 इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 2020-21. ठीक है, देख लास्ट बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ये स्टार्ट करने से पहले एक बार इनकम इंडिया का डेफिनेशन देख ले. एक बार इंडिया का डेफिनेशन देख ले, एक बार प्रीवियस ईयर क्या होता है वो देख ले, असेसमेंट ईयर क्या होता है वो देख ले, एंड अगर तुझे चाहिए तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के साथ साथ ये भी लिख ले. ठीक है, फटाफट चल 5 मिनट देता हूं, एक बार ये देख ले, उसके बाद अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं. एक लास्ट टॉपिक बाकी है अपना. ठीक है, जल्दी.
चल देख लिया? अगर नहीं भी हुआ है तो वीडियो को पॉज करना और उसके बाद अगर तुमको लिखना बाकी रह गया तो ये लिख लेना। अब स्टार्ट, लास्ट टॉपिक है अपना। देख, व्हाट इफ योर बिजनेस इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल से ही चालू हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तुम सालों से करते आ रहे हो तो दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट इफ तुमने साल के बीच में तुमने चालू किया, तुमने साल के बीचों बीच अगर तुमने कोई बिजनेस चालू किया तो उसके लिए प्रीवियस ईयर कैसे डिटरमाइन करोगे? तो उस केस में जिस डेट से तुम चालू कर रहे हो ना बिजनेस, उस दिन से लेकर 31 मार्च 2020 तक जितना भी पीरियड है, दैट विल बी योर प्रीवियस ईयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर देख, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द ईयर, in case the previous year shall be the period beginning on the date of setting up, period beginning from the date of setting up and ending with 31st March of the said financial year. ठीक है, if a source of income comes into existence in the said financial year, then previous year will commence from the date on which the source of income newly comes into existence and ends with 31st March. अब देख, पहले में क्या बोला है कि तुमने नया नया बिजनेस चालू किया, तो उस केस में प्रीवियस ईयर क्या होगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस टिल 31 मार्च 2020। दूसरे वाले में क्या बोला? तुम्हारा बिजनेस चल रहा है लेकिन तुमको ड्यूरिंग द ईयर पहली बार कोई इनकम जनरेट हुई है, तो वो इनकम से रिलेटेड या वो सोर्स से रिलेटेड तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम टिल द 31 मार्च 2020। ठीक है, अभी देख नीचे दो एग्जांपल है, इजी है। A is running a business from 1993 onwards. Determine the previous year for the assessment year 2021. अभी देख, असेसमेंट ईयर क्या है? 2021, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019-20। Therefore previous year will be first, ये जो 21 लिखा हुआ है ना इसको 2019 करना, 1/4/2021 जो लिखा है ना उसको 2019 कर देना। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर विल बी 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020। ठीक है, इधर देख, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट्स अप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2019, ये न्यूली सेटअप प्रोफेशन है। देयरफॉर डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 1920। इसने कब स्टार्ट किया है? 1 जुलाई, तो प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टिल 31 मार्च 2020। फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टिल 31 मार्च 2020 विल बी दी प्रीवियस ईयर। ठीक है, चल इसी के साथ अपना लेक्चर नहीं बोल सकता मैं, अपना चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बंद मत करना वीडियो, अपन को एक क्विक ओवरव्यू लेना बाकी है, तुमको लास्ट डे के लिए नोट्स देने बाकी है। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट पढ़ ले, उसके बाद अपन लास्ट डे नोट्स देख के एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि अपन ने पूरे लेक्चर में क्या क्या देखा, देन विल वाइंड अप द लेक्चर। ठीक है, चलो।
चल डन। अभी देख तुम्हारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है। पूरे लेक्चर में देखा अपन ने क्या क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अभी इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन वाज टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो टाइप थे, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था स्टेप्स टू कंप्यूट नेट टोटल इनकम, इसके अंदर टोटल 7 स्टेप्स थे, ठीक है। पहला 8 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था अपना, सबसे पहला वाज डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम, थर्ड तुम्हारा था क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, fourth was computation of income under each head, fifth was calculation of GTI, sixth was deduction under chapter 6A, and last was calculation of NTI, that is net total income, ठीक है। उसके बाद अपन ने डेफिनेशंस देखे थे, ये तुम्हारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। कौन कौन से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अपन ने असेसी देखा था, उसके बाद असेसमेंट देखा था क्या होता है, देन अपन ने देखा था पर्सन का डेफिनेशन, फिर कंपनी का डेफिनेशन, इनकम का डेफिनेशन, इंडिया का डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन, एंड लास्ट प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारे पॉइंटर्स है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसपे अपन ने फोकस किया। इसके अलावा तुमको अभी इधर देख मनन की मैं बुक यूज करने वाला हूँ बेसिकली, तो इसके अलावा मनन की बुक में और भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं। अगर तुमको लगता है कि नहीं वो एग्जाम में आ सकता है और मैंने नहीं पढ़ाया, तो यू कैन एनी टाइम गो थ्रू इट, ठीक है। जितने भी सम्स करूंगा मैं इसी में से करूंगा, एंड जो भी होगा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब मैं इसी में से देखने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ये बुक पुरानी वाली है तो आई सजेस्ट यू चेंज इट, यू बाय अ न्यू वन। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमेशा नई बुक लेने ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसके प्रोविजंस चेंज होते रहते हैं। सो इफ यू हैविंग एनी ओल्ड बुक तो आई विल रिक्वेस्ट कि तुम इसको नई बुक खरीद लो इसकी, सो दैट अपन एक ही पेज पे चले, ठीक है। ओके, सो विल एंड ऑफ द लेक्चर हियर। अपना चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विथ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चलो गाइस, adios, and my name is CA Abhishek Bhandari and you were watching the video on our channel Gradcool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications and videos. Also like, comment and share it with your friends. Chalo, I'll take a move. Adios.